हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो आज के एआई टाइम में कि एआई या जो आज की जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जो आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो या अन्य कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा है, तो वो सभी उस टॉपिक के बिना कहे अधूरी है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं OOP क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसकी फुल फॉर्म यही होती है। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर आ जाता है कि OOP की फुल फॉर्म क्या है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस फुल फॉर्म में आया भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि OOP की फुल फॉर्म। OOP है क्या? तो OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पद्धति है जिसमें प्रोग्राम को क्लास और ऑब्जेक्ट के आधार पर डिजाइन किया जाता है। इसका उद्देश्य है वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP, जिसे हम शॉर्ट में OOP भी कहते हैं, कि जनक की बात करें यानी OOP को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किसने बनाया, तो यहाँ भी क्वेश्चंस जैसे कि पिछले साल का जो 2025 का बोर्ड का यूपी बोर्ड का जो 12th क्लास का पेपर था, उसमें भी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्टिकल क्वेश्चंस में यही था कि OOP के जनक या OOP के को किसने बनाया था। तो OOP के जनक की बात करें तो एलन के, जो अमेरिका कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने OOP की अवधारणा को परिभाषित किया और लोकप्रिय बनाया। यानी जो OOP की जो अवधारणा है, उसको जो डेफिनेशन की थी, उसकी जो अवधारणा दी थी, वो एलन के ने, और OOP को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। एलन के ने 1970 के दशक में स्मॉल टॉल्क भाषा विकसित की और OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शब्द का प्रयोग किया। स्मॉल टॉल्क भाषा एलन के और उनकी टीम द्वारा जेरोक्स पार्क में विकसित की गई। इसमें मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन जैसे फीचर्स शामिल थे। तो ये OOP क्या है, उसको विकसित कब और किसने किया, और उसके यानी जनक या उसको फेमस किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक्स है OOP की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ OOP की मुख्य अवधारणाएं। और ये भी क्या है, OOP का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ भी क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पुट अप किए जाते हैं कि OOP की मुख्य अवधारणाएं क्या है या OOP के कॉन्सेप्ट क्या है। तो OOP के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट। धारणा एंड कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, वास्तविक दुनिया की कोई भी इकाई यानी एंटिटी है जिसमें डाटा, एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल और व्यवहार यानी मेथड्स और फंक्शंस दोनों होते हैं। यहां भी एक क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्ट क्या है, अलग क्वेश्चंस हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट वास्तविक दुनिया की कोई भी इकाई जिसमें डाटा यानी एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स और
व्यवहार यानी मेथड और फंक्शंस दोनों होते हैं। जैसे स्टूडेंट, कार, बैंक अकाउंट, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट दुनिया की एक ऐसी इकाई है जो एक अपनी पहचान होती है और उस पहचान के अकॉर्डिंग यानी उसका उद्देश्य एक होता है, लेकिन उसको क्लासिफिकेशंस उसके गुण और अवगुणों के आधार पर किया जा सकता है। यानी उसकी अच्छाई और बुराई के आधार पर उसको अलग अलग किया। जैसे स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो दुनिया में किसी भी संस्था में रजिस्टर्ड जो विद्यार्थी है या जो जिसका किसी में चाहे प्ले स्कूल हो या किसी भी पीएचडी यानी हाई लेवल की एजुकेशन है, यदि वो किसी संस्था में रजिस्टर्ड हो गया है तो वो क्या है? वो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य होता है, शिक्षा ग्रहण करना। लेकिन उसको स्टूडेंट को क्लासिफिकेशंस किया जा सकता है, उसको अलग अलग किया जा सकता है उसके सिलेबस के आधार पर, उसको स्ट्रीम के आधार पर, साइंस साइड का या आर्ट साइड का, ये कॉमर्स है या एग्रीकल्चर या अन्य किसी भी स्ट्रीम के आधार पर किया जा सकता है। तो वो क्या है? स्टूडेंट ने सबका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य एक ही है, शिक्षा ग्रहण करना। कार, दुनिया की कोई सी भी कार है और कार का एक ही उद्देश्य होता है, यानी व्यक्ति यानी पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग कराना, यानी उसे यात्रा कराना, उसे पहुंचाना होता है। लेकिन उन कारों को भी अलग अलग उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स कार्स है या अन्य कोई भी कार है। बैंक अकाउंट भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन बैंक अकाउंट यानी खाता तो सभी व्यक्ति यानी अपने बैंक में खुलाते हैं, लेकिन अकाउंट एक सेविंग अकाउंट होता है, एक स्टूडेंट अकाउंट होता है, एक चालू अकाउंट होता है। तो ये सभी क्या है? उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो ये सभी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? वास्तविक दुनिया की कोई भी इकाई होती है जिसमें डाटा और व्यवहार दोनों होते हैं। नेक्स्ट, क्लास क्या है? यहां भी क्वेश्चंस हो सकता है कि क्लास क्या है। तो क्लास की यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट या ढांचा है। यदि वेरी शॉर्ट में है तो वेरी शॉर्ट में इस तरीका से हम उसकी डेफिनेशंस दे सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि क्लास क्या है? कि क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट या उसका ढांचा है। लेकिन यदि हम कहें क्लास की डेफिनेशंस क्या है, परिभाषा क्या है, तो उससे क्लास एक ऐसी संरचना है जिसमें डाटा यानी एट्रीब्यूट, वेरिएबल और उस डाटा पर काम करने वाले फंक्शंस यानी मेथड्स परिभाषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो फ्रूट क्या है? क्लास है जिसमें क्लास में यानी फ्रूट में एप्पल, मैंगो, गवावा यानी जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी क्या है? वो ऑब्जेक्ट हैं। यानी उस फ्रूट कैटेगरी के, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पाइन एप्पल हो, चाहे गवावा हो, मैंगो हो, जो भी है वो सभी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसके उसमें आते हैं? किस क्लास में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? वो फ्रूट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का अर्थ होता है यानी उत्तराधिकार। यानी एक क्लास की विशेषताओं को दूसरी क्लास में पुनः उपयोग करना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहता है। और इनहेरिटेंस की हम परिभाषा की बात करें तो एक क्लास दूसरी क्लास की विशेषताओं यानी प्रॉपर्टीज और व्यवहार मेथड को विरासत के रूप में ले सकती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो कार क्या है? क्लास है। लेकिन उस क्लास से एक क्लास से दूसरी क्लास जब बनाई जाती है तो एक क्लास अपने कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ जो मेथड है या कुछ अपने गुण हैं वो दूसरी क्लास को विरासत के रूप में दे देती है। तो एक कार यानी नॉर्मल कार है और नॉर्मल कार से जैसे आज क्या है? इलेक्ट्रिक कार आ गई है। तो इलेक्ट्रिक कार में कुछ फीचर्स वही पुरानी कार के फीचर्स हैं, केवल किस में चेंज हुआ है? वो इंजन के जो उसका
फुल है, यानी जो चलने वाली है, क्या पहले पेट्रोल या डीजल से चल रही थी, वो क्या है, बिजली से चल रही है, बैटरी से चल रही है, लेकिन बाकी फीचर्स उसके सेम वही हैं। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म की भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है ओओपी का, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और एक ही नाम के फंक्शन का अलग अलग तरीकों से काम करना ही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। या हम इसको डेफिनेशन करेंगे, उसका पॉलीमॉर्फिज्म की परिभाषा क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक शब्द यानी ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है अनेक रूप। और यदि हम इसको इस तरह से कहें, पॉली यानी पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों से बन गया है, पॉली और मॉर्फ, ठीक है। तो पॉली का अर्थ होता है अनेक और मॉर्फ का होता है फॉर्म, यानी एक ही फॉर्म यानी एक ही रूप से होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही नाम का फंक्शन या मेथड अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्शंस भी एक ओओपी का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो एब्स्ट्रैक्शंस का कार्य क्या है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, जटिलता छुपाकर केवल जरूरी जानकारी देना। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशंस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशंस क्या है, परिभाषा क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट या क्लास की आंतरिक जटिलता को छिपाकर केवल जरूरी फीचर्स को उपयोगकर्ता को दिखाते हैं। इसमें या इससे प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है, क्योंकि उपयोगकर्ता को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि अंदर क्या हो रहा है, बस यह परिणाम कैसे मिलेगा इस पर फोकस होता है। नेक्स्ट एनकैप्सुलेशंस, और एनकैप्सुलेशंस जिसका अर्थ है डाटा और उससे जुड़े फंक्शंस को एक यूनिट यानी क्लास में बांधना। यानी एनकैप्सुलेशंस की बात करें तो एनकैप्सुलेशंस भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एन और कैप्सुलेशंस, एन यानी एक और कैप्सुलेशंस यानी कैप्सूल यानी आवरण। तो ये क्या है कि जो डाटा है और फंक्शनों के समूह है, उस समूह को एक क्लास में बांधने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशंस कहते हैं। तो एनकैप्सुलेशंस वह प्रक्रिया है जिसमें डाटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस मेथड को एक इकाई यानी एक क्लास में बांधना और बाहरी दुनिया से छुपाना ही क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो एनकैप्सुलेशंस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्लास के डाटा और व्यवहार को एक साथ रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशंस कहते हैं। तो ये 6 है कॉन्सेप्ट हैं ओओपी के, और ये 6 कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस यानी एग्जाम में, आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के रूप में आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट यदि डीपली है तो ये अलग से आप जब किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का अध्ययन करेंगे तो वहां पर पूरे चैप्टर्स के रूप में आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं कि इसी में तुलनात्मक अध्ययन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बनाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग यानी हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो 2 प्रकार की होती हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उनका एक तुलनात्मक अध्ययन, और ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि यानी यहाँ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है या उसका तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो
हम अध्ययन करते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर यानी परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं तो प्रोग्रामिंग को फंक्शंस और प्रोसीजर में बांधा जाता है और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में बांधा जाता है, यानी ओओपी में ऑब्जेक्ट में बांधा जाता है और यहाँ पर फंक्शन और प्रोसीजर में बांधा जाता है, जिसमें डाटा यानी एट्रीब्यूट और मेथड यानी फंक्शन साथ होते हैं। नेक्स्ट है फोकस। फोकस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जो फोकस होता है, मेन फोकस होता है फंक्शन और लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि ओओपी में फोकस होता है ऑब्जेक्ट में जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है डाटा प्रबंधन। और डाटा प्रबंधन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भाषा में डाटा प्रबंधन कैसे होता है, डाटा अक्सर ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर होता है जिससे सुरक्षा कम होती है, और ओओपी में डाटा का जो प्रबंधन है वो एनकैप्सुलेशन के साथ ऑब्जेक्ट के अंदर सुरक्षित रखा जाता है जिससे सुरक्षा अधिक होती है। अप्रोच है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो टॉप डाउन अप्रोच यानी ऊपर से नीचे की ओर होती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर की तरफ होती है। मॉड्यूलिटी के आधार पर मॉड्यूलिटी फंक्शन के रूप में मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, जबकि ओओपी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के रूप में मॉड्यूल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी यानी पुनः प्रयोग के आधार पर। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फंक्शन का पुनः उपयोग सीमित होता है, जबकि ओओपी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पुनः उपयोग आसान और व्यापक होता है। नेक्स्ट डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग के आधार पर यदि हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें तो डाटा हैंडलिंग नहीं होता, इसकी सुविधा कम होती है, जबकि ओओपी में डाटा हैंडलिंग होता है और एक्सेस और स्पेसिफायर यानी पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्ट के माध्यम से होता है। और उदाहरण की बात करें तो यहाँ भी क्वेश्चंस हो जाता है कि किन्हीं दो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या ओओपी प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में सी, पास्कल और बेसिक, जबकि ओओपी प्रोग्रामिंग भाषाओं में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी हैज ये ओओपी के उदाहरण हैं। तो ये थे हमारे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ओओपी प्रोग्रामिंग में तुलनात्मक वर्णन। नेक्स्ट यदि हम टॉपिक की बात करें तो ओओपी के फायदे यानी लाभ क्या है। तो ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फायदे हैं यानी क्या लाभ हैं। तो यहाँ बात करें फायदे की तो नंबर 1 कोड पुनः उपयोग यानी एक बार लिखे गए क्लास को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। दूसरा है डाटा सुरक्षा यानी एनकैप्सुलेशन से डाटा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है जटिल प्रोजेक्ट्स में सरलता यानी एब्स्ट्रैक्शंस और पॉलीमॉर्फिज्म से बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है मॉड्यूलर डिजाइनिंग यानी हर क्लास स्वतंत्र होती है जिससे टीम वर्क आसान होता है। नेक्स्ट भाषा की नीड या उसकी आवश्यकता क्यों है, तो आइए चलते हैं। ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जैसे सी भाषा बड़े और जटिल प्रोजेक्ट को संभालने में कठिन हो जाती थी। ओओपी ने प्रोग्रामिंग को अधिक सुरक्षित, पुनः प्रयोग योग्य और व्यवस्थित बनाया है। ओओपी की आवश्यकताओं को यदि हम अध्ययन करें तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला बिंदु है कोड पुनः उपयोग यानी कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार क्लास बनने के बाद उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसलिए ओओपी की आवश्यकता हुई। दूसरा है डाटा की सुरक्षा यानी डाटा सिक्योरिटी। एनकैप्सुलेशन से डाटा को प्राइवेट रखा जा सकता है। नेक्स्ट, जटिलता प्रबंधन यानी कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट और एब्स्ट्रैक्शन से केवल जरूरी जानकारी दिखाई जाती है, बाकी छुपाई जाती है। नेक्स्ट है मॉड्यूलर डिजाइन, और मॉड्यूलर हर क्लास स्वतंत्र होती है जिससे टीम वर्क और डीबगिंग आसान होता है। नेक्स्ट, वास्तविक दुनिया का मॉडलिंग यानी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट्स वास्तविक एंटिटीज जैसे स्टूडेंट, कार, बैंक अकाउंट को दर्शाते हैं। और नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म्स, और पॉलीमॉर्फिज्म एक ही नाम के फंक्शन अलग अलग तरीकों से काम कर सकते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो बैंकिंग स्टेटमेंट के आधार पर यदि बात करें तो अकाउंट क्या है? क्लास है, और अकाउंट क्लास में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। लोन क्लास है, और लोन भी होम लोन, कार लोन या अन्य किसी भी प्रकार के जो लोन हैं, पर्सनल लोन, तो वो सभी क्या है? उस क्लास के एट्रीब्यूट हैं। यहाँ इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन से सिस्टम आसान और सुरक्षित बनता है। नेक्स्ट उदाहरण क्या है? फ्लिपकार्ट के आधार पर हम अकाउंट करें समझें तो यहाँ पर प्रोडक्ट यानी फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। तो ई कॉमर्स कंपनी यानी क्लास क्या है? उसका प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट में जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो वो सभी क्या है? उसके प्रोडक्ट हैं, यानी क्लास के एक ही यानी प्रोडक्ट के ही क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। दूसरा है पेमेंट, और पेमेंट जब हम कोई प्रोडक्ट में कोई सामान खरीदते हैं तो उसका हमें पेमेंट भी करना होता है। पेमेंट क्या है? क्लास है, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हम पेमेंट उसे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी पॉलीमॉर्फिज्म से मेक पेमेंट हर पेमेंट टाइप से अलग तरीके से काम करता है। तो ये क्या थे? ओओपी की आवश्यकता क्यों? नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ओओपी की कमजोरियां, यानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ओओपी के फायदे यानी लाभ क्या है। तो जिस प्रकार से हर पहलू के दो वो सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यानी अच्छाई और बुराई, तो ओओपी की कुछ अच्छाइयाँ लाभ थे, तो यहाँ पर कुछ उसकी हानियाँ भी हैं, कमजोरियाँ भी हैं। और कमजोरियों की बात करें तो सबसे पहली कमजोरी है जटिलता। छोटे प्रोग्राम्स के लिए ओओपी जरूरत से ज़्यादा जटिल हो सकता है। नेक्स्ट है धीमी गति यानी परफॉर्मेंस ओवरहेड। क्लास और ऑब्जेक्ट की वजह से एग्जीक्यूशंस प्रोसीजर अप्रोच से धीमा यानी थोड़ा धीमा हो सकता है। नेक्स्ट, सीखने में कठिनाई यानी शुरुआती छात्रों के लिए ओओपी की जो अवधारणाएं हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म समझना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है अत्यधिक डिजाइनिंग, यानी कभी कभी डेवलपर बहुत ज़्यादा क्लास और हायरार्की बना देते हैं जिससे सिस्टम्स भारी हो जाता है। और नेक्स्ट है मेमोरी ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्शंस के कारण मेमोरी यूजेज बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी ओओपी की हानियाँ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें ओओपी में, तो ओओपी के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ ओओपी। तो ओओपी के जो लक्षण हैं, तो लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला है क्लास और ऑब्जेक्ट का उपयोग। प्रोग्राम को क्लास और ऑब्जेक्ट्स में बांटा जाता है। नेक्स्ट है डाटा सुरक्षा, एनकैप्सुलेशन से डाटा को प्राइवेट रखा जा सकता है। नेक्स्ट, कोड पुनः उपयोग, इनहेरिटेंस से कोड को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेक्स्ट, वास्तविक दुनिया का मॉडलिंग यानी प्रोग्रामिंग में वास्तविक एंटिटीज जैसे स्टूडेंट, कार या बैंक अकाउंट को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, मॉड्यूलिटी और हर क्लास स्वतंत्र होती है जिससे डीबगिंग और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग एक ही नाम के फंक्शंस अलग अलग तरीकों से काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शंस का उपयोग यानी जटिलता छिपाकर केवल जरूरी जानकारियां दिखाई जाती हैं। तो ये थे हमारे ओओपी के सिम्टम्स यानी उसके लक्षण। नेक्स्ट, ओओपी के तत्व यानी एलिमेंट। और एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट भी क्या है हमारा, सबसे पहला क्लास यानी ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस जिससे डाटा और मेथड होते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस, एक क्लास की विशेषताओं को दूसरी क्लास में पुनः उपयोग करना। पॉलीमॉर्फिज्म्स, एक ही नाम के फंक्शन का अलग अलग तरीकों से काम करना। एब्स्ट्रैक्शंस, जटिलता छिपाकर केवल जरूरी जानकारी दिखाना। और एनकैप्सुलेशंस, डाटा और उससे जुड़े फंक्शंस को एक यूनिट यानी क्लास में बांधना। ये उसके यानी ओओपी के क्या है हमारे एलिमेंट यानी तत्व हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।